तो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस पे बात करने के लिए बैठे हैं कि ये जो क्लैट का एग्जाम है, ये अदर एग्जाम से बहुत डिफरेंट एग्जाम है। इसका पढ़ने का, इसका सिलेबस, इसका क्वेश्चन पूछने का हर बार तरीका बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। और मेरे साथ अच्छी बात है कि आज रिया, माही, आत्मिक और कौस्तुभ बैठे हैं। इसमें से 3 बच्चे हमारे ये ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है और बच्चा साइंस बैकग्राउंड से। सबसे आज हम बैठे हैं, इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक मेरा मकसद है कि सही और जेन्युइन मैसेज उन बच्चों तक पहुंचे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि आखिर वाकई में एज ए लॉ हमें कैरियर लेना है तो क्या हम क्लैट एग्जाम के लिए ऐसा करें। हम बहुत लोगों से बहुत ज्ञान लेते हैं और नो डाउट बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छा ज्ञान देते हैं, सब बताते हैं सब चीजें, पर मेरा मानना है कि सही चीज वही बता सकता है जो करंट सिचुएशन फेस करके आज आ रहा है। हम लोग जो सिचुएशन देखे हैं वो पहले का है, आज जो सिचुएशन है वो वही बता सकता है जो अभी के 120 मिनट्स में वो करके आ रहा है। क्योंकि हम पढ़ते साल भर हैं, सब देखते हैं और हर बच्चा सबसे जानना चाहता है। सबसे बेहतर, सबसे खतरनाक चीज है सजेशंस, किससे ले वो और किससे ना ले। तो आज कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे जो उन बच्चों को वाकई वो हर क्वेश्चन का आंसर हमारी इस बातचीत से मिल जाए। ये आज इंटरव्यू का मतलब बिल्कुल प्रमोशनल नहीं है, लेकिन हमारा ये वीडियो देख के अगर 10 बच्चे भी देखते हैं और उनको हम सही लाइन लेंथ दे पाए आप लोगों की वजह से कम वो बच्चे आप लोग को थैंक यू बोलेंगे कि नहीं, हमने इन भैया के बताने से, इन दीदी के बताने से हम ये काम कर पाए। क्योंकि आजकल सजेशन में ही कमीशन छिपा है, तो सजेशन भी जेन्युइन होंगे, पायरेटेड नहीं होंगे, कहा नहीं जा सकता। और बहुत तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो आज मेरा ये मकसद है कि मैं आप लोगों के थ्रू वो सारे क्वेश्चंस मैं उन बच्चों के थ्रू उठाना चाह रहा हूं आपसे कि उनको आंसर मिल सके जो लोग क्लैट एग्जाम के लिए सोच रहे हैं कि हमें देना है, या वो लोग जो क्लैट अभी दे चुके हैं आगे उन्हें देना चाहिए कि नहीं। तो हमारे पास इसके भी क्वेश्चन और आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आत्मिक से है कि क्लैट प्रिपरेशन के लिए वो बच्चे जो बिल्कुल क्या राइट टाइम होता है, कब से उसको किस क्लास के बाद सही टाइम होता है और उसको किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, मैं चाह रहा हूं पूरा डिटेल में उस चीज को आप डिस्क्राइब करो कि क्लैट है क्या और करना कैसे चाहिए। ओके, सो थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मुझे लग रहा था कि मैं सबसे प्रेजेंटेबल तरीके से उस चीज़ को बता पाऊंगा, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस मैं सबसे ठीक दे सकता हूँ उस चीज़ में, मतलब अपने लेवल पे। सो मेरे अकॉर्डिंग आपका 10th कंप्लीट होता है, आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन देते हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। उसके बाद आप सबसे पहले श्योर हो जाइए, पूरे तरीके से श्योर हो जाइए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है, तो उसी के हिसाब से आप स्ट्रीम भी चूज करोगे। पर्सनली मेरे लिए आफ्टर 10th मुझे इसी फील्ड में जाना था, ये मैं बहुत पहले से श्योर था, तो इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटीज चूज किया, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स फिर अलाइन करते हैं। अब वो सबका अपना हो सकता है, जैसे अगर किसी को इसमें जाना है तो प्रेफरेबली ह्यूमैनिटीज एक बेटर फील्ड होती है उसके लिए, बिकॉज वही तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको उसमें एक तरीके से एक बूस्ट मिलता है। और साइंस सब्जेक्ट्स का क्या है सर कि उनके साथ एक एडिशनल बर्डन भी होता है कि आपको वहां पे भी परफॉर्म करना है, फिर कॉम्पिटिटिव भी प्रिपेयर करना है। सो जिस नेचर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाह रहे हो, उसी नेचर की आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे सबसे जरूरी चीज इस पेपर में है, इस पूरे एग्जाम में है, आपकी रीडिंग, आपकी इंग्लिश। वो जितनी अच्छी है उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे, और सब्जेक्ट उसमें मैटर नहीं करता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्वांट्स में सिर्फ आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बट एक्चुअल चीज क्या है कि आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। उस सब्जेक्ट का नाम ही है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप जैसे परसेंटेज में किसको डिनोमिनेटर लेना है, किसको न्यूमरेटर लेना है, उसको वो आप सिर्फ इंग्लिश से समझ सकते हो। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, एंड वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि और उसमें भी आपको रीडिंग पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज इज रीडिंग, और उसमें सबसे जरूरी है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स
एक ऑल इन वन सोल्यूशन है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जहां आपको हर एक सब्जेक्ट पे उस पर ग्रास्प मिलता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे लीगल हो, एंड इनफैक्ट करंट अफेयर्स भी। तो मोस्टली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ तो इस साल के पेपर में अराउंड 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से मुझे आते थे, और बिकॉज सर का अप्रोच ऐसा है कि वो न्यूज़पेपर से ही करंट उठा के पढ़ाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। अब इसके बाद सबसे जरूरी है कि अगर आपने ये आप फिक्सेटेड हो कि मुझे यही इसी पर्टिकुलर एग्जाम को देना है, तो आप एक ही मेंटोर चुनो, एक ही कोई होना चाहिए जिससे आप इस एग्जाम के बारे में बात कर सकें। वो कोई सीनियर हो सकता है, वो कोई टीचर हो सकता है, बट मेरे इन माय ऑल हम्बल सजेशन आई सजेस्ट कि आप कोचिंग इंक्वायरीज से मेंटरशिप ना लो, क्योंकि इस कोचिंग में मैंने मेंटोरशिप का एक्चुअल मीनिंग समझा है। मैंने और भी कोचिंग्स को एक्सपीरियंस किया है, बट मेंटोरशिप पहली बार क्या होती है मुझे यहाँ पे पता चला, और मैं लकी था कि मुझे यहाँ पे मिल गया। बट बाकी बहुत सारी जगह है जहाँ से आप जा सकते हो, कर सकते हो, बट वो आपको उस एजेंडा से, उस मोटिव से नहीं बताएंगे जिससे आप उनसे पूछते हो। कहीं ना कहीं एक बायसनेस होती है। सो आपकी मेंटोर जो होने चाहिए वो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका अपना कोई पर्सनल बायस इन्वॉल्व ना हो आपको बताने के लिए। एंड इसमें आपकी अपनी मॉक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि मॉक्स देने की अलग स्ट्रैटेजी होती है, क्लैट को अप्रोच करने की अलग स्ट्रैटेजी होती है, और पढ़ने की अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो उसमें आप सबकी बात मत सुनो कि इनसे भी पूछ लिया, इनसे भी पूछ लिया, बिकॉज फिर आप क्लटर हो जाता है पूरे दिमाग में। कोई एक इंसान चुनो, वही आपका 2 साल का मेंटर होता है, और उसके साथ साथ आपकी अपनी प्रिपरेशन भी है। ये एग्जाम बहुत कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। जिसने सेल्फ स्टडी ज्यादा करी है वो उसमें ज्यादा यूज करेगा। एंड कोचिंग्स का रोल वहां क्या आता है कि वो आपको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस देते हैं, एक डिसिप्लिन देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं, जो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि क्लासेस शेड्यूल पे होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें बात की। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग पे फोकस करना है। सेकेंड चीज, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, एंड उसमें आपको कितना भी टाइम लग रहा है वो आपको करना ही करना है। दैट शुड बी योर शेड्यूल। और आप शुरू में ही एकदम इसमें मत पड़ जाओ कि चलो मैं अब तुरंत ही पढ़ने लगा या फिर तुरंत ही सिलेबस करने लगा। नहीं, पहले आप एकदम बेसिक से शुरू करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग पे फोकस करो, पेपर को एनालाइज करो, 1-2 साल पुराने पेपर्स को एनालाइज करो। एंड क्लैट रेगुलरली अपना पैटर्न चेंज कर रहा है तो उसको एनालाइज जरूर करो, पर उस पर कंप्लीटली रिलाई मत करो कि यही आएगा। तो सबसे पहले जरूरी चीज, यू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स, यू स्टार्ट विद समवन हु काउंसल्स यू, जो आपको हेल्प करता है उस चीज में। एंड आप अपने 10th के बाद 11th से कोचिंग शुरू करो अगर आपको करना है। एंड कोचिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्फ स्टडी बेस्ड एग्जाम है फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग आपको एक रूटीन देती है पढ़ने का, तो रूटीन देती है, गाइडेंस देती है। एंड क्लैट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट दोस 120 मिनट्स की वो पढ़ाई क्या है, उससे बाहर भी आपके साइकोलॉजिकली बहुत चीजें चलती हैं जिसके लिए आपको किसी एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे भी एक बीच ये चीज फेस करनी पड़ी थी, तो वहां पे सर का रोल आया कि उस टाइम पे इसी जगह पे बैठ के मैंने सर से बात करी थी। सो वहां पे मेंटोरशिप का बहुत रोल आता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड कोचिंग्स देयर। तो एक क्वेश्चन मेरे से और था कि बोर्ड प्लस क्लैट, इज इट पॉसिबल, यस या नो? क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा बोर्ड है, मैं आफ्टर बोर्ड डिसाइड करूंगा, या क्योंकि तुमने बोर्ड के साथ किया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मैंने बहुत बच्चों को इन 20 ईयर्स में पढ़ाया है, पर जो डिसिप्लिन जो एक स्टूडेंट को होना चाहिए, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हम लोग को मिलते हैं। काश आत्मिक जैसे अगर हमको 20 बच्चे मिल जाए तो हमें नहीं लगता कि कभी कोई हमको पीछे की तरफ खींच पाएगा या हम उन बच्चों को कभी नीचे कर पाएंगे। तो बच्चों में एक हमने देखा कि एक फोबिया होता है कि बोर्ड है, मेरा बोर्ड है, मैं क्लैट कैसे बोर्ड के साथ मैनेज करूंगा, तो क्योंकि तुमने वो किया है। तो एक ये क्वेश्चन बहुत लोगों के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि बच्चों को कैसे, जैसे मैंने देखा कि इन हम लोग शायद मार्च से जुड़े थे एक साथ है, आई थिंक मुझे डेट याद है, तो 18 मार्च को तुम मेरे पास आए थे, उसके पहले किसी अदर कोचिंग में थे, आई डोंट नो। तो हमने तब से लेके अब तक एक, तुमने देखा कि एक इंस्टीट्यूट तो रेगुलरिटी दे रहा है, तो हमने देखा कि स्टूडेंट रेगुलर प्रेजेंट नहीं होते, तो कई लोग को हम रिजल्ट इसलिए कन्वर्ट नहीं करा पाते कि वो यहां उल्टा है
अदर जगह ये होता है कि इंस्टीट्यूट बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, रेगुलरिटी नहीं दे पाता, क्लास मॉड्यूल नहीं दे पाता। तो एक तुम्हारे में हमने देखा कि जितने दिन के बैच में शायद 2 या 3 ऐसे मौके आए, वो भी बहुत जेन्युइन रीजन थे, जब तुम्हारी छुट्टी हुई होगी कोचिंग में। नहीं, जब से ज्वाइन किया शायद हमने कभी भी एब्सेंट तुम्हें नहीं देखा है। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है अब बोर्ड, और ये दो क्वेश्चन है जो सबके लिए है। तो एक उनको मैसेज जाए कि या तो आओ तो रोज आओ, नहीं तो कभी मत आओ। फिर कोचिंग का भी बदनाम करते हो कि यार वहां रिजल्ट नहीं निकला, तो आखिर जब बच्चा आएगा ही नहीं, रेगुलरिटी नहीं करेगा, तो एक अनुशासन का बड़ा इंपॉर्टेंस है जो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा था। हमको भी इस बात का हम मानते हैं कि अगर कोई भी इंडिया का AIR 1 होगा, मैं मानने को तैयार नहीं कि हमारे आत्मिक से अच्छा होगा, क्योंकि मैं कहता हूं आज हम ओपन डिबेट कराने को तैयार हैं। हम इस पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुशासन और पढ़ाई क्या होती है, वो हमने तुमसे देखा और सीखा है, और हम उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं कि ऐसे और बच्चे अगर हमको मिले तो हम इसको और बेटर कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा कर सकते हैं। सर इस क्वेश्चन पे मेरा बहुत मतलब आपने दो चीजें पूछी इसमें। हाँ। एक तो बच्चों से रिलेटेड पूछा हाँ। कि वो और दूसरा उनको कैसे बोर्ड करें, प्लस, और मैंने बोर्ड प्लस 2 क्वेश्चन है। तो दोनों ही बहुत मतलब सिचुएशन स्टफ है। बट अगर पहले से स्टार्ट करें तो बच्चों की अटेंडेंस सर उसमें बहुत जेन्युइन सी बात है कि जिसको पढ़ना है वो आएगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लासेस करें, क्योंकि हर चीज़ आप खुद से नहीं कर सकते। मैं यहाँ आता हूँ बिकॉज मुझे ट्रस्ट है कि यहाँ से मुझे कुछ गेन होगा। सो बच्चों का आना काफ़ी हद तक उन पे डिपेंड करता है, उस पर कोचिंग्स कुछ नहीं कर सकते। कोचिंग्स अपनी तरफ से पढ़ा सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, पर जब तक बच्चा ही खुद से इनिशिएट नहीं करेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में सर मुझे लगता है कि जो नहीं भी आ रहा है तो वो उसी का लॉस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो आ रहे हैं उन पे फोकस करके आप उसमें से क्वांटिटी में से क्वालिटी निकालिए, क्योंकि अगर 50 बच्चे हैं कोचिंग में एंड उसमें भी 10 अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, 5 अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो चीज़ और बढ़ेगी। तो वो हर साल उस चीज़ का इंक्रीमेंट होता है। एंड अब बच्चों को मेरा सिंसियर एडवाइस है कि आप सब, चाहे मेरे जूनियर्स हो चाहे साथ वाले हो जो ड्रॉप ले रहे हो, तो द थिंग इज कि यू शुड अटेंड योर क्लासेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं इस चीज का एक लाइव प्रूफ दे सकता हूँ कि हमारी लास्ट क्लास बिफोर एलेट वाज अबाउट कोडिंग डिकोडिंग, जो सब्जेक्ट मेरा आई थिंक एलेट में वीकेस्ट सब्जेक्ट था, वो सर की क्लास थी और वो मैंने अटेंड की। इस उससे वहां 5 बच्चे थे, जहां इतने जितने बैठे हैं ये सारे थे, 1-2 और बच्चे थे। एंड लास्ट मोमेंट था बट फिर मैंने अटेम्प्ट किया, उस क्लास को अटेंड किया, और दैट प्रूव्ड टू बी फ्रूटफुल बिकॉज इफ यू हैव अटेम्प्टेड द पेपर, सो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज, तो उस पर बहुत क्वेश्चंस थे एंड सर का जो अप्रोच था लास्ट मोमेंट पे वो काम कर गया। तो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव्स की जो हार्मनी स्टैब्लिश करनी होती है कि आप किसको क्या इंपॉर्टेंस दो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा सर टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। क्लैट के साथ एक बहुत अच्छी चीज है और साथ में बहुत खराब चीज है कि वो हमारे बोर्ड्स के पहले होता है। तो अच्छी चीज ये है कि इसको दे के हम श्योर है कि आगे है नहीं है, तो हमें कॉम्पिटिटिव की डर नहीं है कि एक बार स्कूल हो जाएगा उसके बाद कॉलेज में क्या करना है, वो यहीं पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद 3 महीने आई थिंक आर इनफ फॉर यू कि आप बोर्ड्स को कवर कर सको। बोर्ड्स की एक बहुत अच्छी चीज होती है कि वो आपको टाइम देता है पढ़ने का, एंड उसमें भी कंसेप्ट्स की जहां तक बात है, अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो कंसेप्ट्स वो आपको समझाएंगे, नहीं तो आप सोर्सेज से रेफर कर सकते हो। एब्सेंटिज्म जो स्कूल में होता है दैट इज नॉट गुड, और वो अनफॉर्चुनेट है कि अब हमारे यहाँ सर सिस्टम ही ऐसा है कि जब आप साथ में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखते हो तो बच्चों के पास चॉइस नहीं होती, वो प्रायोरिटाइज करते ही करते हैं कि उनका कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इंपॉर्टेंट दोनों चीजें नो डाउट, बट मेरे हिसाब से आप इसको इफेक्टिवली ऐसे ही मैनेज कर सकते हो कि सबसे पहले आप पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाओ। बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, जितनी करनी है जरूरत के हिसाब से करनी है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप पढ़ाई करो। थोड़ा थोड़ा टाइम वो बोर्ड को एलोकेट करो और थोड़ा टाइम अपना इसमें कॉम्पिटिटिव में एलोकेट करो। जैसे जैसे आपका कॉम्पिटिटिव पहले आता है, एंड दिस इज आवर एडवांटेज दैट क्लैट इज इन दिसंबर और बोर्ड्स हमारे कहीं फरवरी में शुरू होते हैं, तो उसमें आप लेटर मंथ्स में, साल के लेटर मंथ्स में 12th के, वहां आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव फोकस्ड रहो। एंड जैसे ही क्लैट होता है थोड़ा टाइम का रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू स्टार्ट विथ योर बोर्ड्स। तो सर वो डुएबल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मतलब बोर्ड प्लस क्लैट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है।
और उसमें क्योंकि सर की एक स्ट्रैटेजी थी, जो कि आई एम श्योर जो बच्चे यहाँ आएंगे नेक्स्ट ईयर उनको भी बताएंगे, कि कैसे आप एक टाइम आपने बताया था कि इतना टाइम आप दो तो वो हफ्ते में कितना बन के आता है और उसमें आपके पास कितना टाइम बचता है कि आप उसको यूज कर सको। तो आई एम वेरी श्योर कि आप कर लोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज कि हो सकता है आप जिस भी कोचिंग में जाओ, कोचिंग आपको प्रेशराइज करे कि आप स्कूल को कॉम्प्रोमाइज करो, स्कूल आपको ताने मारे कि आप स्कूल नहीं आते हो, कोचिंग नहीं जाते हो। तो उस चीज पे बहुत फोकस नहीं करना, मेंटली अपने आप को काफी रिलैक्स रखना है उस सिचुएशन में। बिकॉज आफ्टर ऑल कॉलेज और बोर्ड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा करते हो। एंड हाँ, एक बैलेंस ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सर नहीं हो सकता, बस टाइम पे है कि आप कब क्या फोकस करते हो। शुरू में आप बोर्ड्स पे डेवलप कर सकते हो एंड देन लेटर जो मंथ्स हैं उस पे आप कॉम्पिटिटिव पे फोकस कर सकते हो, तो वो हो जाएगा। माही, तुम्हारा एक क्या अपने आने वाले जूनियर या अपने साथ वालों को क्या एक सजेशन होगा, बेस्ट सजेशन होगा जो तुमने पेपर देने के बाद फील किया? कई बार होता ना कि हम ये माने नहीं रखता कि हमारी रैंक क्या है, माने ये रखता है कि हमने उस पेपर दे के सीखा क्या, क्या गलती हमसे हुई, जो आने वाले हमारे साथ के लोग हैं या हमसे जूनियर्स हैं वो क्या चीज वो गलती ना करके और अच्छा कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ना इतने कम चीजों में बच्चों को आंसर मिल जाए कि उनको लंबा ना हम लोग को देखना पड़े और आंसर मिले। तो क्या एग्जाम तुमने अभी दिया 7 दिसंबर को, तो क्या इससे ऐसा फील किया देने के बाद, और क्योंकि अभी अलर्ट भी दिया हो, तो क्या वो चीजें तुमने सीखा जो एक तरह से ये सजेशन, क्योंकि जब हम कोई चीज में खुद दे लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो अगले के लिए बहुत काम आता है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन। सर, क्लैट देने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये था कि बाई गिविंग द एग्जाम आपको एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है। अगर आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो बट उस मोमेंट पे लाइक ऑन द डेट ऑफ एग्जाम, लाइक द डी डेट, उस दिन अगर आप किसी भी वजह से अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर आपका माइंड कहीं पे भी डीमोटिवेट हो गया है, तो फिर उस दिन आपका वो 120 मिनट्स वेस्ट जाएगा। अब डिसाइड्स आपने कितनी भी मेहनत करी हो, लेकिन अगर उस दिन आपने अपना दिमाग को स्टेबलाइज नहीं किया, काम नहीं किया, एंड मेड इन माय सजेशन आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि फिर लाइक आपने ही वो चीज़ सजेस्ट किया था। मैंने किया था। यस, वो चीज़ मैंने भी किया कि उसके एटलीस्ट 1-2 हफ्ते पहले से आपको अपना माइंड काम कर लेना चाहिए, बिकॉज 1-2 हफ्ते में आप वैसे भी कुछ नहीं कर लोगे या फिर कुछ अलग एड ऑन नहीं कर लोगे अपनी नॉलेज में। सो उस दिन की कुछ टाइम पहले तक आप अपने दिमाग को सिर्फ काम करने की कोशिश करो, एंड उस दिन के लिए अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि लाइक उस दिन किसी भी स्टूडेंट से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, या फिर फैमिली प्रेशर या किसी भी चीज़ से उस दिन का आपका जो भी आप पूरे उस 2 घंटे में करना चाहते हो वो बर्बाद ना हो। कौस्तुभ, क्या क्लैट वाकई आसान है? क्योंकि मैंने तुमको देखा है कैसे आए, 2 घंटा पढ़े चले गए और फिर भी तुम स्कोर लाए। तो क्या वाकई तुमको देख के लगता है क्लैट कोई भी निकाल सकता है, आसान है या नहीं है? क्या तुम इस पेपर देने के बाद क्या बोल सकते हो? सर, क्लैट की डिफिकल्टी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप उसको कैसा परसीव करते हो। मेरे लिए इट वाज मॉडरेट, समथिंग अराउंड दैट। तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कत होती नहीं थी पढ़ने में, क्योंकि व्हेन आई रीड क्वेश्चंस और उसके पैसेजेस तो फिर एक सर्टेन दिमाग में मेरा माइंडसेट बन जाता है कि कहते हैं आंसर क्या क्या होने वाला है, बेसिक्स आई कीप इन माइंड। तो फिर उसकी वजह से आई मोस्टली मार्क ऑल द करेक्ट आंसर्स। तो फिर मेरे हिसाब से क्लैट इज़ वेरी इजी if and only if you study alongside your coaching, you give enough time to self study, you have a particular timetable that you give time to, then CLAT becomes very easy to crack. और कोई एक सजेशन जो तुम देना चाहो जो आने वाले जूनियर्स हैं, जो बच्चे इस बार बोर्ड दे रहे हैं या जो बच्चे 11th में हैं, तो अगर वो लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि टीसीएम के पंच लाइन है ब्राइट करियर इन ब्लैक कोट, तो वाकई में अगर इस ब्लैक कोट में हमें आना है तो क्या एक सजेशन उनको, एक ऐसा सजेशन जो उनको वाकई में काम करे और ये हमारा वीडियो देखने के बाद हमें लगे कि हमने जो बताया वो वाकई उनको बहुत अच्छा लगा? सर, तो एक सजेशन ये हो सकता है कि बिफोर द एग्ज़ाम लोग ज़्यादातर बहुत नर्वस फील करते हैं, तो फिर एग्ज़ाम सेंटर में जब वो एग्ज़ाम देते तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है एक तरीके से उनका।
तो फिर मैंने ऐसा क्या किया था कि लास्ट ईयर आई वाज क्लूलेस कि मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, तो मैंने मज़े मज़े में एलिट का फॉर्म भर दिया था। बिना पढ़े मैं एग्ज़ाम दे के आ गया था एंड आई स्कोर्ड गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, मिसिंग द कट ऑफ बाय 15 समथिंग। तो दिस ईयर आई वाज जस्ट नॉट नर्वस। मैं क्लैट के एग्ज़ाम को एज अ मॉक ही दे के आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैं बिना पढ़े नंबर ला सकता हूँ, तो ऑफकोर्स प्रिपरेशन के साथ कोई भी ला सकता है। तो फिर द वन थिंग यू हैव टू कंसिडर इज़ टू नॉट बी नर्वस। आप अगर नर्वस नहीं रहोगे, दैट 120 मिनट्स कैन चेंज योर लाइफ। बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे रिया से। रिया का बहुत अच्छा जर्नी रहा। लास्ट ईयर बीएचयू में ऑलरेडी इनका एडमिशन सिलेक्शन हो चुका था। फिर हालांकि मेरे ही फोर्स करने से मैंने कहा नहीं तुम एनएलयू के लिए ही बनी हो और तुम एनएलयू तुम्हें मिल सकता है, तुम ड्रॉप करो। हालांकि बहुत लेट डिसाइड किया कि नहीं हमें ड्रॉप करके देना है दिस ईयर क्लैट, काफ़ी लेट डिसीजन था। बट आज हम लोग के साथ बैठ के बात कर रही है रिया, तो एज अ इन बच्चों में सीनियर बच्चे, तो ये बहुत अच्छा सजेशन और एक्सपीरियंस भी दे सकती हैं उन बच्चों के लिए जो रिटेक करने के लिए भी ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, तो करना चाहिए, क्या उसके एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और जो इन 2 इयर्स में तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तो अपने जूनियर्स के लिए एक साथ 2 क्वेश्चन तुम्हारे से भी है, जैसे कि मैं सबसे पैरेलल 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो सर जब मैंने लास्ट ईयर क्लैट मेरा नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्योंकि सर लास्ट ईयर जो क्लैट था वो बहुत अनसर्टेन था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, बहुत सारे मैंने हटा लिए। फिर मैंने सोचा कि सर, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं वो बोल सजेशन देते रहते हैं कि अपना 1 साल खराब मत करो। तो मैंने सोचा कि सीयूटी देते हैं। फिर सीयूटी का रिजल्ट आ गया, अच्छा था, तो बीएचयू में एडमिशन मिल रहा था। लेकिन सर मतलब बहुत ही क्रूशियल टाइम में मुझे पता चला कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। और सर ने मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही बोला था कि पहले पढ़ लो, लेकिन मुझे लगता था कि 1 साल खराब हो जाएगा। तो जब 4 महीने बचे थे तो मैंने स्टार्ट किया, और सर मुझे लगता है कि इस बार हुआ, उसका रीज़न ये था कि मैंने पिछली बार दिया था, मुझे पता था कि मेरी गलती क्या है। मुझे पता था कि मैंने जो जल्दीबाजी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है छोड़ दिए, गलत किए, या मुझे लग रहा था कि मैंने एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम दे दिया, तो वो इस बार नहीं था। इस बार मैंने ज़्यादा अच्छी से स्ट्रैटेजी बनाई थी। और सर क्योंकि लास्ट ईयर पेपर अलग था, लास्ट ईयर सिर्फ एक एआर से पूछा था, इस बार पूरा लॉजिकल में एआर ही पूछ दिया। तो मुझे लगता है कि सर पेपर बहुत अनसर्टेन होता है। सर 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं कि सर जो पहले से सोच के आते हैं कि क्या हमें करना है, एक वो ऑन द पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और जो ऑन द पॉइंट बनाते हैं उनके ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो अगर पेपर देने से पहले एक बार एनालाइज कर लें तो अपने आप ही स्ट्रैटेजी बन जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग कर देते हैं, जैसे इन्होंने मॉक में किया है कि इंग्लिश हम पहले करेंगे, लॉजिकल, तो वो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक बार उनको देख लेना चाहिए, 5 मिनट जाएगा शायद, बट अगर एक बार देख लेंगे तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमें क्या छोड़ना है, क्या आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप लोग बैठे तो शायद इस चीज़ की ट्रेनिंग मैंने बहुत अच्छे से दी है कि आप जो प्लान बनाते हो अगर उसी पे चलते हो, सोचो पेपर आपके अकॉर्डिंग होने वाला, आपका प्लान होने वाला है, तो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ ब्लास्ट होने के लिए तैयार रहो। प्लान बनते ही ब्लास्ट होने के लिए है। ये तो अगर आप थोड़ा भी, आपको अगर मेरी क्लास सुना होगा, अगर लग रहा होगा तो ये लग रहा होगा मैं बिल्कुल इस समय कैमरे के सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग जरूर देता हूँ 7 डेज बिफोर कि कैसे एग्जाम में जाना है, कैसे डरना नहीं है, क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी, वो चेंज होगी। और हम पहले 5 to 6 मिनट्स में पूरा पेपर रिव्यू कर सकते हैं, और हम किस सेक्शन को वहां पे हम अपना स्विच करें। कई बार हम जो सोचते पेपर वो नहीं आता, क्योंकि बनाने वाला कोई और है, हमने देखा नहीं क्या है। हम जनरली मॉक को ही पेपर समझ लेते हैं, तो कुछ लोग यहां से भूल कर जाते हैं कि अगर 2026 में क्लैट पेपर ही आया है तो 27 वाले कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेम पैटर्न पे कर जा रहे हैं और वहीं पे स्ट्रेटजी बना के एग्जाम दे, तो वो लोग ज्यादा ब्लास्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक पहले से ही अपना प्लान लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं बस यही करके आऊंगा। तो ये चीजें तो वैसे टीचर एजुकेशन बहुत ज्यादा बच्चों को बार बार बताता है। इवन मैं तो क्लास में ये बताता हूँ एक स्ट्रेटजी के, केवल मैंने एक दिन का सिर्फ 3 आवर्स अगर निकालो इंटू 7 करो 21 आवर्स, तो मैंने ये दिखाया कि ओनली 2 मंथ्स में होल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रिपेयर किया जा सकता है। यानी ओनली 60 डेज में 3 आवर्स पर डे अगर स्कूल के बाद निकाल पाते हैं, 2 आवर्स निकाल पाते, 2.5, तो भी हम तो सिलेबस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना इतना टफ जॉब नहीं है, बस सिस्टमेटिक ना होना
लोगों के लिए बहुत टफ जॉब है। और यही बच्चे गलती क्या हो जाती है कि हम लास्ट डे, जैसे इनने कहा ना, बहुत अच्छा माही ने बोला डी डे, लास्ट डे आते आते हम इतना ज्ञान ले लेते हैं, इतने लोगों का सजेशंस लेते हैं, भैया कैसे करें, ये कैसे करें, जबकि मैं क्लास में बोलता हूँ कि भैया से सजेशन नहीं लेना है, सारे भैयों से दूर रहने, क्योंकि सबको अलग अलग गुरु बनाओगे तो फिर आपका होगा कैसे। तो एक प्लान तो मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार जो बना लिया है वो उसका प्लान बी प्लान सी भी आपके दिमाग पर चलते रहे कि ये सिचुएशन होगी, और हमने अगर प्रिपेयर किया है और अगर हम 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि अगला 101 कैसे कर लेगा, सबके लिए पेपर सेम है। तो जब हम इस प्लान से जाते हैं तो क्लैट में अच्छा कर सकते हैं। तो संतोष सर कुछ अगर इन बच्चों से, क्योंकि जीएस में आपने भी बहुत मेहनत करी है, तो क्या एक क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? आप पूछ सकते हैं। पहला ये क्वेश्चन रहेगा, आप नहीं बताओगे कि न्यूज़पेपर में कितना टाइम देना चाहिए डेली, क्योंकि डेली टाइम देना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन मैं इस चीज का वेट कर रहा था और मुझे लगा था कि आप ये पूछेंगे। सबसे पहली चीज तो मैंने कहा था कि 10 से ही सबको पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मैंने शुरू किया था। एंड बहुत कोचिंग्स ये बताती हैं कि आप शुरू करो एक इजी पेपर से, और जैसे आप शुरू करो टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करो, फिर आप हिंदू पे जाओ। मैं कहता हूँ आप शुरू ही उससे करो, द हिंदू से आप शुरू करो। मुझे शुरू में उसको करने में 3 घंटे लगते थे आराम से, उस पेपर को करने में। एंड सर शुरू में वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी होता है, बट आप जैसे जैसे उसकी आदत डालते हो, सो लास्ट मोमेंट आते आते वो इतना इजी हो जाता है। बिकॉज अगर आप टफ लैंग्वेज से शुरू करते हो तो आप उसी पे अकस्टम्ड होके उसको उस लेवल पे इंप्रूव कर लेते हो जितना आप शायद टाइम्स ऑफ इंडिया से हिंदू ट्रांजिशन करने में नहीं कर पाते। तो न्यूज़पेपर आपका डेली, अगर आपने पढ़ाई को 3 घंटे दिए हैं और किसी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कुछ भी ना हो, डेली एक सेट दिया है। और न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो, हेडलाइंस रीड करो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो। बाकी मेरा प्रेफरेंस है कि एग्जाम से 3 महीना पहले तक आपको पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। मतलब कुछ न्यूज, ऑब्वियसली आप पॉलिटिकल न्यूज एंड एवरीथिंग यू कैन अवॉइड, बट जहां तक बात लीगल न्यूज की है, जहां तक बात आपके एडिटोरियल सेक्शंस की, यू शुड डू इट। तो उसमें आपको टाइम देना चाहिए, जितना भी अपनी कैपेसिटी पे लग रहा है सर, देना चाहिए। उसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो आप स्टार्ट करो एक अच्छे पेपर से, टाइम लगे टाइम दो उसमें। इसीलिए मैंने बोला कि 10 से शुरू करो, बिकॉज प्रिपरेशन तो 11 से शुरू होती है एंड मेन प्रिपरेशन 12 से होती है। तब में आपका डेली न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। और आप जब एडिटोरियल्स पढ़ते हो उसके, तो उसमें ये सजेशन सर मुझे शुभांग सर ने दिया था कि आप अपने साथ एक टाइमर ले लो। जितना आपको पेपर पढ़ने से पहले लग रहा है कि मैं इतने टाइम में इतना कुछ पढ़ सकता हूँ, उतने का आप टाइमर लगाओ एंड देन आप पढ़ना शुरू करो। इससे आपकी रीडिंग स्पीड ऐसे तेज होती है कि आप 5 मिनट का टाइमर लगा के सोचोगे, एंड वो करते 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 टिल द वेरी एंड you'll be around 4 minutes and 30 seconds. I started with 3 hours and ended up to 4 minutes and 30 seconds. उतना टाइम मुझे लगता था एक एडिटोरियल कंप्लीट कर लेने में। सो टाइमर लगा के करना, शुरू से ही हार्ड शुरू करना, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट अकॉर्डिंग टू मी। सर से मैंने एक बार पूछा था कि सर डीआई में 12 क्वेश्चंस कर रहा हूं तो 15 मिनट का टाइमर लगा लो। सर ने बोला था कि 12 क्वेश्चन 12 मिनट, यही टाइमर लगाओ ताकि आते आते तुमको 8 मिनट लगे उन 12 क्वेश्चंस के लिए। So start with the hardest and get accustomed to it, so that वो ट्रांजिशन आपका हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है फ्रॉम इजी टू हार्ड, वो जरूरी नहीं है। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, डेली बहुत जरूरी है, टफ से ही शुरू करना जरूरी है, एंड साथ में एक स्ट्रैटेजी बना के उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से आपके 4 सेक्शंस डिपेंडेंट है। सो यस, दैट वाज। अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने स्टार्टिंग बात किया था कि बिल्कुल पायरेटेड नहीं होगा। एक्सपीरियंस ऑफ टीसीएम एजुकेशन आपका जो जेन्युइन है, हमने यहाँ पे आप लोग तो देखिए, जैसे लोग देखेंगे तो कहेंगे नहीं हाँ सर ने बोला होगा। मैंने अभी आपसे बात किया तब भी बोला कि हमें भी अपने में लगता है कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है, हम उसको कल से करने को तैयार है, और यकीन मानो करेंगे तो हम करेंगे। पर हम आपका एक जेन्युइन फीडबैक जानना चाहते हैं कि आपका, क्योंकि जब हम और जगह करके आते हैं और करते हैं तो हम एक फीडबैक, कंपेयर फीडबैक भी दे सकते हैं। और हमारे कई फ्रेंड्स कई जगह और होते हैं, हम उनसे भी फीडबैक सुनते रहते। सबको कहते हैं ना, शहर बहुत छोटा सा है, सबको सब पता है, सबको सब पता है। तो मैं कुछ झूठ बोलवाऊं, आप कुछ बोलो, ये सही नहीं है। तो मुझे एक जेन्युइन फीडबैक कि क्या रहा एक्सपीरियंस टीसीएम का, तो आत्मिक एक बार और कौस्तुभ दोनों से। तो पहले आत्मिक। सर ये तो मैंने 5 सितंबर को यहाँ पे एक सेरेमनी हुई थी टीचर्स डे की, तो उसी पे
हमने एक स्पीच था, सर ने बोला था कि कुछ कुछ थोड़ा सा अपनी बारे में जो क्लैट की जर्नी रही है, कि जरूरी नहीं कि तुम्हें हमें ही बोलना है, बस क्लैट की जर्नी अपनी बतानी है। तो सर तब भी मैंने ये चीज कही थी कि टीसीएम मेरे लिए कोचिंग ना होके एक जर्नी हुई, बिकॉज जहां से हमने शुरू किया था, आपके केबिन से आपने बोला था कि आप लास्ट मोमेंट तक वहां रहेंगे, एंड इवन आप सेंटर पे वो 2 घंटे हम पेपर दे रहे थे, हमें इस चीज का था कि हम बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई है नहीं, हमारे पेरेंट्स थे और साथ में हमारे टीचर्स थे, 2 टीचर्स हमारे वहीं खड़े थे। तो कोचिंग की तरफ से इन दिस प्रिपरेशन आई डोंट थिंक कहीं भी कोई कसर छूटी है। मैं इसमें बस इतना बोलूंगा कि हर टीचर ने जिस तरीके का रोल हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्होंने दिया, हर टीचर ने अपना बेस्ट दिया, और ये एग्जाम गाइडेंस और प्रैक्टिस का था जो मुझे तो मिला, और जिस बच्चे ने अपनी तरफ से मेहनत करी है उन सबको मिला, बराबर मिला, कोई इसमें बायसनेस नहीं हुई, हर टीचर से मिला। सर पूरे टाइम हम लोग के साथ लगे रहे, सर की पीपीटीज इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास है कि उन्होंने मेहनत करी है, हर पेपर को, हर दिन के न्यूज़पेपर को एनालाइज किया है, सर ने शीट्स बनाई हैं, क्लैट के हिसाब से पीपीटी प्रिपेयर किए, मनोज सर ने उस हिसाब से हमारे साथ लग के मेहनत की। शुभांग सर की तो क्लासेस ऐसी थी कि जो बच्चा उनसे पढ़ लेगा फिर उसको इंग्लिश में और कोई नहीं चाहिए, शुभांग सर है वहां पे। आदित्य सर, वैभव सर, लीगल का बेस बनाया। इनफैक्ट हमने सर को बोला था कि सर हम कहीं से पढ़ के आ रहे हैं एंड हमारा बेस वीक है, सर आपने पहले ही हम लोग को पहले कंसेप्ट पढ़ाया, पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया, लास्ट मोमेंट तक हमने कंसेप्ट की क्लासेस बोली, हमें कंसेप्ट की क्लासेस मिली। तो इसमें कोई फिल्टर नहीं है, इसमें कोई ये प्रमोशन की बात नहीं है, फीडबैक इतना सा है कि हमेशा टीसीएम ने मेहनत करी है तो बच्चे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, दैट इज, उसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं। सो थैंक यू सर एंड थैंक यू टीसीएम फॉर दैट। तो कौस्तुभ को एक बार माइक दिया जाए। कौस्तुभ, अपना फीडबैक तुम अपनी तरफ से टीसीएम का तुम्हारा कैसे रहा? सर तो मैंने TCM अराउंड मई में ज्वाइन किया था, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। तो उन 6 से 7 महीनों में TCM ने मेरी बहुत हेल्प की है, बिकॉज आई वॉज नॉट फेमिलियर विद द टॉपिक्स इन क्लैट, नॉट फेमिलियर विद द सब्जेक्ट, नॉट फेमिलियर हाउ इट वुड वर्क, बट जितने भी टीचर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पूरी गाइडेंस दी मुझे, और मुझे क्या कहते हैं एकदम अच्छे से गाइड किया टू गिव माई बेस्ट इन द एग्ज़ाम, जो कि हुआ। एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल टू हैव हैड स्टडिंग एक्सपीरियंस एट TCM। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू TCM। एक छोटा सा एक्सपीरियंस तुम भी अपना एक टीसीएम के साथ। सर मैंने तो फिर भी बहुत लेट में स्टार्ट किया, लाइक आई जॉइंड यू कैन से क्रैश कोर्स। तो उस टाइम तक आपकी गाइडेंस मेरे साथ बहुत टाइम तक रही, एंड लास्ट तक में आपने जितना कुछ भी बताया, बी इट मेडिटेशन या फिर लास्ट के कॉन्सेप्ट्स जो रिवाइज करने हैं, या फिर लास्ट में अपना माइंडसेट कैसा रखना है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ हेल्प करती है वो चीज़ आपने बताई। एंड आपके जितने भी मटेरियल्स मिले, या फिर मॉक्स, या फिर AIOMs, एवरीथिंग, all of that helped very much on that day. सर मैं तो लास्ट टू लास्ट ईयर से यहाँ पे हूँ, और सर स्टार्टिंग में ही जब मैं आई थी तो आपको पता था, मुझे शायद एक पॉइंट पे लगा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन सर आपको पता था कि होगा। और क्योंकि सर क्लैट का पेपर इतना अनसर्टेन था, इस बार भी AR पूछ लिया, तो सर आपने लास्ट ईयर भी हमें कैट के लेवल का पहले ही पढ़ा दिया था। तो AR तो हमने LR में हमने AR भी पढ़ा है और CR भी पढ़ा है, दोनों ही पढ़ा हुआ है। तो अगर ऐसा बहुत ही कम जगह हुआ होगा शायद, क्योंकि ज़्यादातर लोग लास्ट ईयर पेपर को ही रिव्यू करके आगे पढ़ाते हैं। तो लास्ट ईयर में एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, तो बाकी जगह वही करा रहे थे, लेकिन सर आपने में पहले ही बहुत अच्छा और कैट के लेवल का करा दिया था, तो सर उसके लिए थैंक यू। और सर जो लास्ट थिंग ये है कि सर अच्छा टीचर शायद वो होता है जो स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ जाए। सर मुझे नहीं पता था कि मुझसे होगा, सर मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन सर आपको लगा तो आपने मुझे कहा, फिर मुझे लगा कि शायद सर को पता है, एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, और सर इसी वजह से आज हुआ है, वरना सर शायद नहीं होता। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि जो जूनियर्स होंगे तो वो एक सही सजेशन लेके प्लान शुरू करेंगे, और अपना अगर इस फील्ड में आना है तो एक पूरी प्लान वे में अपना काम करेंगे। TCM बस लास्ट में एक सेंटेंस में बोलूँगा कि मेरा थोड़ा थ्योरी अलग है। मैं, अगर बच्चा मेरे पास
11th क्लास में आता है तो मैं उसको बोर्ड से फ्री कर देता हूं, पूरी तरह से फ्री। मैं टोटल सिलेबस उसका 11th में ही फर्स्ट राउंड करा के मॉक प्रैक्टिस कराता हूं। 12th में वो सिर्फ बोर्ड प्लस टेस्ट प्रैक्टिस रिवीजन पे फोकस करेगा, उसका प्रेशर कोचिंग का मैं एकदम कम कर देता हूं। और ऐसा मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th क्लास में थे बट मॉक सीरीज में टॉप 5 पे उनकी रैंक हुआ करती थी, और तो अब तो जब जाएंगे टारगेट में, क्योंकि उनका हमने पूरी तरह से ये बोर्ड वाला जो प्रेशर है हमने वो 11th में ही रिड्यूस कर दिया। तो टीसीएम का एक काम करने का ढंग अलग है। हम बच्चे के पूरे बोर्ड को भी पूरा वैल्यू देते हैं, उसका कब प्रेशराइज होता है बोर्ड के लिए वो, तो हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम उस कोर्स करिकुलम को बनाते हैं और वैसा ही हमारी टीम काम करती है। और अभी इन बच्चों का और सजेशन एंड फीडबैक लेके अभी हम आगे जो न्यू सेशन आ रहा है उसमें कुछ और न्यू चेंजेस करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपने, इस बार हमने कई बच्चों से ये देखा कि उनके स्कूल में और कोचिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक डिमांड ऑन स्टूडेंट, हम एक वीकेंड बैच 11th क्लास के बच्चों का सोच रहे हैं जो सैटरडे संडे 4-4 घंटे चलेगा, और उनको हम उन 2 दिन में भी 8 दिन का डोज देंगे। और उनको स्कूल के साथ अगर मैनेज करने में प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ बच्चे नैनी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, कुछ बच्चे काफी दूर से आ रहे हैं, तो उनको काफी दिक्कत हो रही है। तो हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को हम, अगर टाइम वो कम भी दे पाते हैं, हमें 2 दिन भी देते हैं, तो हम उनको कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो टीसीएम एजुकेशन आगे भी जो इसमें और अच्छा करना होगा, और अच्छा मॉक डिजाइन, और इस बार तो हमने सोच रखा कि कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, अब कुछ भी, क्योंकि हम लोग कैट ट्रेनर है, तो क्लैट का DILR या जो भी हमारे लिए कुछ भी नहीं। इसमें तो हमारा चाहे तो एक लाइन में ले सकते हैं, क्वांट पढ़ाने का, LR पढ़ाने का अप्रोच ही शायद डिफरेंट होगा बिल्कुल। कुछ रटने की हम बात ही नहीं करते, कोई भी टॉपिक मैथ्स पे कोई फार्मूला नहीं। तो इस पे हम लोग और अच्छा काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनको ये काफी अच्छा लगेगा आप सबका फीडबैक सुन के। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।